हो रहा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, ऐसे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने श्रीकांत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जेएसएस कार्यकर्ता बंधु, माता भगिनी, अन्य स्वयंसेवक बंधु और प्यारे बच्चों, वैसे तो जो इस कार्यक्रम की अपेक्षा थी, जिसके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, बच्चों ने बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति देकर के उसको पूर्ण बना दिया। हमारे जो वेद हैं उनमें भी एक सूक्ति आती है, दुर्लभे भारते जन्म मानुषम तत्स दुर्लभ, यानी इस भारत भूमि में एक आत्मा जीवात्मा के रूप में जन्म लेने के लिए तरसती है। यदि कोई किसी भी योनि में जन्म लेना चाहता है तो वो भारत भूमि को चुनना चाहता है। इस मंत्र का भाव ये है, यदि मैं वृक्ष बनूं तो भारत में जन्मूं, यदि मैं नदी जो जीवंत है वो बनूं तो मैं भारत में बहूं, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उस भारत में, और अगर मैं चूहा भी बनूं तो उस भारत में, और सिंह भी बनूं तो भारत में, गाय बनूं तो कहां जन्म लूंगी मैं, कौन सा देश मेरे लिए उपयुक्त होगा, तो वो भी इस भारत को ही चुनना चाहता। और हम तो मानव के रूप में जन्मे इस पुण्य धरा पर, और हमें ये विचार करना चाहिए कि ये सब लोग आखिर भारत को ही क्यों चुनते हैं, और यदि स्वयं ईश्वर परमात्मा भी अवतार लेना चाहता है तो वो इस पुण्य धारा को ही क्यों चुनता है। तो ये जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है, जो बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, उन सब का सार यही है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा जीवन मूल्य है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कहीं चलोगे वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का? तो उस जीवन मूल्य को बचाने के लिए अभी पूर्व के वक्ताओं ने सारी बात कही है, 6:30 के करीब चलेंगे। और जब हम सब, आप जानते हैं कि जब वैभव होता है तो वैभव पर आक्रांताओं की भी नजर होती है। वो कुछ ऐसी नजर रखते हैं कि हमें बिना कुछ परिश्रम किए, बिना कुछ किए दूसरे का वैभव लूट ले। तो हमारे साथ भी यही हुआ। बुला लियो मेरे को, आ जाइए। अभी वैभव सोती जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ उद्बोधन किया था, और हमारी जो पाखी है छोटी कन्या, बहुत अच्छे मंत्र उन्होंने बोले। और जैसा भी मयंक जी भाई साहब ने कहा था कि वास्तव में ऐसे माता पिता धन्य के पात्र हैं जो वो संस्कार अपने बच्चों में डाल रहे हैं। तो इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य यही है कि जो ऐसे हमारे वीर पुरुष हुए हैं, जो आज तक हमने इतिहास पढ़ा है, वो हमने गुलामी का इतिहास पढ़ा है। तो हमारा इतिहास कभी गुलामी का नहीं रहा, हमारा इतिहास सदैव संघर्ष का रहा है। गुलामी को हमने कभी स्वीकार किया ही नहीं, और आज भी वो संघर्ष सतत चल रहा है। अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए इसकी जो थीम है, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, भले ही हम स्वाधीन हो गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ कानून हम पर लागू हैं। अभी भी पुलिस एक्ट 1862 का चल रहा है। 1857 की हमारी क्रांति हुई, और उसके 5 साल बाद इतना कठोर कानून हमारे ऊपर लागू किया गया, अभी भी वही लागू है। तो अभी हमें यह सोचना है कि जो उन महापुरुषों ने अपने आप को अमर कर लिया, उनकी गाथाओं का जब हम यहाँ गान करते हैं, और कुछ ऐसे वीर भी हुए हैं
कि जिनका बखान हम कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको हमने जाना नहीं। अभी 6 नाम वैभव जी ने गिने थे, नेमिशरण जैन जी का नाम था उसमें, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं आपके दृष्टिकोण में। जैसे हमारे शिवचरण त्यागी जी हैं, बिजनौर के ही हैं अपने। अभी अगस्त के महीने में ही अपने आनंद भाई गुप्ता थे, उनका देहांत हुआ। शेर सिंह हैं, भाई प्रवीण सिंह है, लक्की सिंह है, हमारे पड़ोस में ही मंगू सिंह है चौधरी साहब। तो इतने नाम हो सकते हैं बिजनौर में। और बिजनौर में क्यों, आपके अपने परिवार में भी अगर दृष्टि आप डालें, अपना जो परिवार का वृक्ष बनाएं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई सूत्र मिल जाएगा कि हाँ, हमारे परिवार का भी इस आजादी के आंदोलन में कोई योगदान था। तो उन्होंने तो योगदान दे करके अमर कर लिया अपने आप को। तो उस अमृत में से हमें कुछ बूंदे इस महोत्सव के माध्यम से ग्रहण करनी है और ये विचार करना है कि जो संघर्ष सतत चल रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के भी कुछ विधान है, इसमें भी कुछ विकृतियां हैं, तो उन्हें हम पहचाने। इसमें जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनको हम पहचाने। अभी बात हो रही थी कि किस प्रकार हमारा देश विभाजन हो गया, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, जावा, सुमात्रा, बाली, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड जो देश हैं वो कभी हमारा ही हिस्सा थे। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है कि भाई ये क्यों वो जो देश है वो हमसे कट गए, क्योंकि हमारा जो सनातनी, जो हमारा हिंदू धर्म है, वो हिंदू वहां से घट गया, जिसकी सोच इस भारत भूमि के लिए है। क्योंकि भारत भूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक जीवित है, एक जीवित राष्ट्र है। तो उस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए, उसको परम वैभवशाली बनाने के लिए जिस प्रकार की सोच डॉक्टर केशव फलीराम हेडगेवार के क्रांतिकारी जीवन से हमें मिलती है, और उसी का परिणाम यह है कि 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी तो पश्चिम के बहुत सारे देशों ने यह कहा कि वास्तव में भारत अब स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। द गार्जियन एक अखबार ब्रिटेन में, लंदन में छपता है, उसने भी इंगित क्या लिखा कि भारत जो है वो वास्तविक स्वतंत्रता की ओर अब बढ़ा है। अगर ये विचार ना होता तो आज हम यहाँ ये अमृत महोत्सव न मनाए हुए थे, क्योंकि इससे पहले 25 साल भी स्वतंत्रता को हुए होंगे। आप अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं कि हमारी क्या नाम, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, और फिर डायमंड जुबली, और फिर प्लेटिनम जुबली। तो हमें पता ही नहीं चला कि कब वो 25 और 50 साल बीत गए, कोई आपके बीच में आया ही नहीं। जो भुला दिए गए हैं लोग, जिनको हमने अनसंग हीरो कहा है, उनको हमें याद करने का अवसर ही नहीं मिला। हमें तो जो इतिहास में कुछ चुनिंदा नाम है वही सुनने को मिले और वही पढ़ने को मिले, और उसमें भी पढ़ने को यह मिला कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। यानी जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना स्वयं के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भुलाने के लिए पंक्तियां गढ़ दी गई। क्या उन क्रांतिकारियों के बिना, जिनके हमने आज यहाँ पात्र देखे, जिनके बारे में हमने आज यहाँ सुना, उनके बिना ये आजादी मिल सकती थी क्या? उनके योगदान को भुलाने का एक प्रयास किया गया। तो हम सबका, क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम सबका ये दायित्व है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी हमें अमृत की बूंदें मिलती हैं विचार के रूप में, उन्हें हम स्वयं ग्रहण करें और उन विचारों को अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपनी बस्ती में, अपनी गांव में उसको लेकर के जाएं। और ऐसा चिंतन जो श्रेष्ठ है, जो सामाजिक समरसता का भाव है, उसकी भी दृष्टि हम अपनाएं। एक भगत सिंह जी की जीवनी से एक छोटा सा प्रसंग लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बच्चों जरा थोड़ा सा ध्यान दो। जब आप प्रस्तुति दे रहे थे तो हम भी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कि जब भगत सिंह जी को फांसी लगने वाली थी तो ऐसा एक विधान है कि भाई फांसी जिसको लगाई जाती है उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है
कि बताओ भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि सुबह तो आपकी जीवन लीला जो है वो समाप्त होने जा रही है। तो भगत सिंह से पूछा गया कि भाई आपकी भी कोई इच्छा है क्या? कि सोच विचार करने के बाद बताया कि हाँ मेरी भी एक इच्छा है कि आप भी आखिरी समय में कुछ मांग रहे हैं। आप तक आपने तो क्षमा भी नहीं मांगी, एक दया का पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन अंतिम समय में आप भी बौखला गए, आपको भी मांगना पड़ रहा है कि हाँ मुझे मांगना पड़ रहा है। तो बताओ फिर क्या आपकी इच्छा है? कि मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि जो मेहतरानी है, जो मेरा रोज शौचालय जो साफ करती है, मेरी सफाई करती है, मेरा ध्यान रखती है, कल को आप उसके हाथ की 2 रोटी जो है मुझे खिला दो मेरा जीवन समाप्त होने से पहले, और वो स्वयं बना करके लाए और स्वयं मुझे खिला दो। तो कितना श्रेष्ठ चिंतन उनका उस समय था, 21 साल का नौजवान। और जब ये बात उन जेल के अफसरों ने उसके घर तक पहुंचाई, उस मेहतरानी के बेबे उनको कहता था भगत सिंह, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और कैसे उसने वो रोटी बनाई होंगी, और जब वो लेकर के आई तो एकदम वो विस्मृत हो गई, अश्रुधारा उसके आंखों से बहने लगी। और भगत सिंह ने वो उसके हाथ की बनाई हुई रोटी जो है वो खाई उस दिन। तो उस श्रेष्ठ जीवन में उन्होंने अंतिम समय में भी क्या मांगा कि मैं इस पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दूं, एक सामाजिक समरसता का भाव मैं उत्पन्न कर दूं, क्योंकि इसके बिना जो है हमारी आजादी अधूरी है, ये स्वतंत्रता अधूरी है। भगत सिंह को इस बात का आभास था कि आजादी मिलने वाली ही है हमें। तो इसी तरह का भाव आपके मन में भी जागृत हो, हर बच्चा, हर परिवार, हर गांव, हर बस्ती इस तरफ अग्रसर हो, ऐसा हमारा कर्तव्य बने। और ये अमृत की बूंदें हम सर्वस्व इस पूरी भारत भूमि में फैलाएं, ऐसा आग्रह करते हुए मैं इस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।